नमस्कार। आज हम लोग अपने क्लास में पढ़ेंगे प्रमुख विधेयक जो होते हैं, जिसको हम लोग बिल बोलते हैं, उस बिल के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बारे में चर्चा ये भी करेंगे कि ये कहाँ पारित होते हैं, कौन से अनुच्छेद में कौन से बिल को सम्मिलित किया गया है और इसमें क्या क्या प्रावधान है, कौन से बिल जो होते हैं धन विधेयक होते हैं, कौन से बिल वित्तीय विधेयक होते हैं। इन सब की चर्चा आज हम लोग अपने इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग बात करना चाहते हैं, ये हर एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि धन विधेयक वास्तव में होता क्या है, जिसे हम लोग मनी बिल के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मनी बिल हम लोग किसे बोलेंगे, ये हम लोग का सवाल ये होता है कि मनी बिल किसको बोलेंगे और वित्त विधेयक किसको बोलेंगे। हालांकि दोनों थोड़ा सा मिलता जुलता कंफ्यूजन क्रिएट होता है यहाँ पे, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे कि दोनों का डिफरेंसेस भी पढ़ेंगे और जानेंगे कि सभी विधेयक क्या क्या होते हैं। तो धन विधेयक किसे कहेंगे, तो धन विधेयक की अगर हम लोग बात करेंगे तो यह किसे कहेंगे धन विधेयक। तो दोस्तों, सबसे पहले अनुच्छेद 110 है वह धन विधेयक उससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 110 हम लोग ध्यान रखेंगे, धन यानी कि 110 रुपए। ये थोड़ा सा हम लोग ऐसे याद रखेंगे कि धन कितना है, 110 रुपए, ये ध्यान रखेंगे। तो इसमें कौन कौन चीज को शामिल किया गया है, तो दोस्तों संचित निधि, आकस्मिक निधि, धन जमा करना या निकालना। तो संचित का मतलब जानते हो, कोई भी चीज इकट्ठा करना, पैसे संचित करने के बात है। आकस्मिक निधि, कोई आकस्मिक कोई काम पड़ गया, कोई घटना घट गई, कोई आपदा हो गया, उससे रिलेटेड, या धन को जमा करना या धन को निकालना। जैसे 266 और 267 में इसकी चर्चा की गई है। तो इनसे रिलेटेड जो भी विधेयक होंगे वो सभी क्या होंगे, धन विधेयक होंगे। आगे देखते हैं, किसी व्यय को संचित निधि पर पारित व्यय घोषित करना। ये भी हमारा किसी व्यय, अगर कोई व्यय कर रहा है और संचित निधि पर, यानी कि संचित है हमारे पास पैसा, उसमें से कुछ व्यय कर रहे हैं लोग, यह भी क्या है, धन विधेयक के अंतर्गत आते हैं। आगे है किसी कर को लगाना। जैसे दोस्तों कोई कर लगा रहे हैं हम लोग, या उसे समाप्त कर रहे हैं, या कर से रिलेटेड संशोधित कर रहे हैं। जैसे अभी होता है ना कि 5 लाख पे इतना कर होता है, 10 लाख पे इतना होता है, कभी कभी इसमें संशोधित किया जाता है, संशोधन किया जाता है। तो ये सभी क्या है, धन विधेयक के अंतर्गत आते हैं। भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने से संबंधित विधि का संशोधन, यानी कि अगर भारत सरकार किसी देश से या अन्य देश से कर्ज लेती है तो उससे रिलेटेड जो भी जो नियम है, कानून है, उसे बनाना, और या बना हुआ है तो उसमें परिवर्तित करना, ये सब क्या है, धन विधेयक के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल ये उठता है कि धन विधेयक आखिरकार पेश कौन करता है और उसमें क्या क्या चीज रिलेटेड होते हैं। क्या वो लोकसभा या राज्यसभा दोनों में पेश होते हैं, या कैसे क्या होता है, उससे रिलेटेड थोड़ा सा हम लोग बात करें। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों इसे पेश किया करते हैं लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो इसे पेश करते हैं। तो कौन पेश करते हैं दोस्तों, लोकसभा के अध्यक्ष। इसे प्रथम बार लोकसभा में पेश किया जाता है। अगर लोकसभा में यह पारित हो जाता है तो इसे हम लोग राज्यसभा में भेज देते हैं, राज्यसभा में भेज देते हैं। लेकिन राज्यसभा को यह अधिकार होता है या यह बाध्यता होती है कि वह 14 दिन के अंदर इसे पारित करके इसे भेज दे। अगर 14 दिन तक यह लंबित रहता है राज्यसभा में तो यह स्वतः पारित हो जाता है। तो क्या होता है दोस्तों, स्वतः पारित हो जाता है। तो दूसरी बात, जैसे ही यह पारित होता है उसके बाद क्या होता है कि दूसरे केस में हम लोग देखते हैं, जब ये लोकसभा अध्यक्ष इसको पारित करते हैं या लोकसभा या राज्यसभा में जब ये पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति महोदय इसे
क्या करते हैं, इस पे हस्ताक्षर करते हैं और यह इसे लागू कर दिया जाता है, या उस बिल को बोल दिया जाता है कि यह मनी बिल है। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने देखा कि मनी बिल से रिलेटेड जो भी हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से अच्छे हैं, उन सब पे हम लोगों ने अभी चर्चा किया। तो इसमें 3 है, ध्यान रखेंगे हम लोग। लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा होती है। इसमें यह होता है कि 14 दिन के बाद क्या होती है, यह स्वतः समाप्त हो जाती है, यानी कि अगर पारित नहीं होता है तो खुद ब खुद लागू हो जाता है। आगे दोस्तों देखते हैं, ये हमारा जो वित्त विधेयक है इसकी चर्चा करेंगे थोड़ा सा। वित्त विधेयक जिसे फाइनेंशियल बिल कहते हैं, यह दोस्तों अनुच्छेद 117 के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों इसमें जैसे वित्त से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे कि वित्त से रिलेटेड जितने भी जो विधेयक होते हैं या जितने भी मामले हैं, सभी क्या है, वित्त विधेयक में आते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें दोस्तों कि ये जो धन विधेयक है, ये सभी क्या है, वित्त विधेयक। यानी कि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक तो है, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। तो ये थोड़े से कुछ पॉइंट्स है जिसको आपको ध्यान रखना जरूरी होता है। दोस्तों अगर धन वित्त विधेयक की बात करें तो यह पारित कैसे होता है, तो दोस्तों इसकी बात करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले इसे लोकसभा में पारित किया जाता है। जब लोकसभा में पारित किया जाता है उसके बाद क्या होता है कि इसे राज्यसभा में भेजा जाता है। लोकसभा के बाद उसे हम लोग कहाँ भेजेंगे, राज्यसभा में भेज देंगे। लेकिन यहाँ पे राज्यसभा को, जैसा हमने धन विधेयक के मामले में कहा, वैसा यहाँ पे बाध्यता राज्यसभा को नहीं होता है। यहाँ इसलिए नहीं होता है क्योंकि राज्यसभा को यहाँ पे उसके कुछ अपने अधिकार हैं। या तो वह उसे पारित करेगा, या तो उसे खारिज करेगा, या तो बहुत लंबे टाइम तक उसको खींच सकता है। दोस्तों अभी जो कुछ महिला जो बिल पारित हुआ है, बहुत दिनों के बाद पारित हुआ, लगभग बहुत सालों के बाद पारित हुआ है, तो ऐसे मामले भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो वित्त विधेयक को, यह राज्यसभा को यह क्या होता है, यह पावर होता है कि वह या तो पारित कर सकता है, या खारिज कर सकता है, या बहुत दिनों तक उसको खींच सकता है। तो ये सारी चीज इसमें देखने को हमें मिल जाता है। अगर किसी कारणवश इन दोनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाए, अगर किसी कारण से इन दोनों सदनों, जैसे लोकसभा की बात करें या राज्यसभा की बात करें, दोनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, तो राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि वह संयुक्त अधिवेशन बुला ले, जो कि आपके अनुच्छेद 108 में वर्णित है। तो दोस्तों इसको हम ध्यान रख सकते हैं कि अनुच्छेद 108 में वर्णित है कि राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाकर, जैसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों के को एक ही साथ बुलाकर यह बिल पारित कर सकते हैं। तो ये क्या है कि यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि वित्त विधेयक इस तरह से पारित हो सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि राष्ट्रपति जैसे दोनों सदनों से पास हो जाता है, पास होने के बाद जब राष्ट्रपति के पास आता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि राष्ट्रपति अपना वीटो पावर का यूज भी यहाँ पे कर लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। साधारण विधेयक की बात करेंगे थोड़ा सा हम लोग। तो साधारण विधेयक की जब हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो साधारण विधेयक उसे कहते हैं जिसे हम लोग ऑर्डिनरी बिल के नाम से जानते हैं। तो ऑर्डिनरी बिल वैसे होते हैं, वैसे बिल जो धन विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान विधेयक नहीं होते। तो दोस्तों ये तीनों विधेयक जो नहीं होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, साधारण बिल बोलते हैं। तो दोस्तों जो तीनों में नहीं आते उनको हम लोग साधारण बिल बोल सकते हैं। तो साधारण बिल का क्या होता है कि जैसे यह लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन में इसे हम लोग पारित कर सकते हैं, यानी कि उसे सबसे पहले पेश किया जा सकता है। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में इसे पारित हम लोग कर सकते हैं, जो कि राष्ट्रपति, और यहाँ से पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जब आता है यह बिल, तो क्या होता है, राष्ट्रपति जब उसे साइन कर देते हैं यानी कि हस्ताक्षर कर देते हैं, तो यह एक एक्ट में चेंज हो जाता है और यह एक्ट क्या होता है, लागू हो जाता है।
लेकिन यहाँ पर भी राष्ट्रपति अपना वीटो वाला पावर यूज कर सकते हैं, वीटो पावर यूज कर सकते हैं, जिसका यूज करके वह या तो उसे अपने पास भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि साधारण बिल कौन कौन से होते हैं और वित्त विधेयक बिल कौन से हैं और ये सारी चीज कैसे कैसे हो सकते हैं। तो ये तो ये जो है साधारण बिल की बात हुई हमें, जो कि राष्ट्रपति वीटो पावर अपना यूज कर सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है संविधान विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। तो दोस्तों ये हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। संविधान संशोधन की बात हो रही थी तो 368 की बात हो रही थी, यानी कि 368 में, यानी कि अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की चर्चा की गई है। दोस्तों इससे पहले वाले वीडियो में हमने ये भी बताया था कि संविधान संशोधन, बहुत सारे संविधान संशोधन हमने पढ़ाया था, लगभग अभी तक 100 से ज्यादा संविधान संशोधन हो चुके हैं। तो इसमें क्या होता है, यह आपको पता होना चाहिए कि संविधान संशोधन का जो नियम है दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, ये भी आपको ध्यान रखने योग्य बातें हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे दो तरीके से संविधान संशोधन विधेयक पारित होते हैं। एक होता है विशेष बहुमत द्वारा और दूसरा होता है विशेष बहुमत प्लस राज्य के द्वारा भी इसका निर्णय किया जाता है। सबसे पहले समझेंगे हम लोग दोस्तों कि विशेष बहुमत क्या होता है। तो विशेष बहुमत थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पे विशेष बहुमत की। तो सबसे पहले दोस्तों इसे हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ से। विशेष बहुमत, जैसे अगर हमारे पास हमारे संसद है और इसके लोकसभा या राज्यसभा की बात करें, राज्यसभा की हम लोग बात करें, लोकसभा या राज्यसभा में हम लोग बात करेंगे, अगर यह बिल, यानी कि विशेष बहुमत का मतलब क्या होता है, लोकसभा में यह 2/3, यानी कि 2/3 क्या है कि 2/3 जितनी भी वहां पे संख्या होती है उसका 2/3 और राज्यसभा का भी 2/3 लोग मिलकर इसे पारित कर दें तो यह क्या होता है, पारित हो जाता है, वरना यह क्या होता है, पारित नहीं हो पाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग इस चीज को देख सकते हैं, लेकिन ये हमारा विशेष बहुमत द्वारा इसे हम लोग कर सकते हैं। तो विशेष बहुमत द्वारा हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, संविधान संशोधन विधेयक पास करते हैं, लेकिन इसके जो संघात्मक परिवर्तन होते हैं, जिसमें संघात्मक जो परिवर्तन की बात करें, यह इससे विशेष बहुमत द्वारा नहीं होते हैं। उसके लिए थोड़ा सा और भी हमें एक और चीज की जरूरत होती है, जो विशेष बहुमत प्लस राज्यों के द्वारा भी इसमें क्या होते हैं, सहभागी होना पड़ता है राज्य को, और राज्य भी अगर आधे से अधिक राज्य इस पे हस्ताक्षर कर देते हैं तो वह क्या है, संघात्मक जो परिवर्तन है वो भी हो सकते हैं। तो दोस्तों देखेंगे उसमें क्या होते हैं। अगर संघात्मक की बात करें तो संघात्मक की बात करें तो इसमें क्या होता है कि लोकसभा में 2/3 और राज्यसभा में भी 2/3 लागू होने चाहिए। लेकिन जैसे अभी हमारे यहाँ 29 राज्य हैं, तो 29 राज्य में अभी जो 29 राज्य हैं, 29 राज्यों में हम लोगों को 29 या 28 है, थोड़ा सा देख लीजिए कंफ्यूजन हो, 29 या 28 जो राज्य हैं उसमें हमें क्या पढ़ना है, जैसे इसका आधा ले ले तो 15 होता है, तो ये प्लस 15 राज्य अगर हस्ताक्षर कर देता है, ये दोनों होने के बाद 15 राज्य अगर हस्ताक्षर कर देते हैं तो यह बिल पारित हो जाता है, यह बिल पारित हो जाता है। उसके बाद राज्य के राष्ट्रपति के पास आता है, राष्ट्रपति के पास आते हैं और राष्ट्रपति इसे क्या करते हैं, राष्ट्रपति यहाँ भी अपना वीटो पावर यूज कर सकते हैं और वीटो पावर यूज करके या तो इसे पारित कर दें या इसे रख ले, ये उनका अधिकार होता है। तो दोस्तों हमने देखा संघात्मक परिवर्तन के दृष्टिकोण से, यानी कि 2/3 और यहाँ पे आ जाता है आपका 29 या जो भी 28 राज्य हैं उनके यहाँ पे 15 मतलब आधे से अधिक की बात करेंगे, यानी कि 15 लगभग राज्य का हस्ताक्षर होना चाहिए तो ही यह बिल पारित होता है। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने देखा था, यानी कि 42वें संविधान संशोधन में हम लोगों ने देखा था राष्ट्रपति को बाध्य किया गया था कि कोई भी चीज क्या है, पारित हो करें या नहीं करें, लेकिन
जब 44वां संविधान संशोधन हुआ था तो उन्हें बाध्य करने पर मजबूर जो किया जाता था पहले, वो चीजें हटा दी गई थी। तो राष्ट्रपति यहाँ भी पुनः विचार करने के लिए एक बार लोकसभा या एक बार राज्यसभा को पुनः भेज सकते हैं। तो इसमें ऐसा होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि एक बार भेज सकते हैं, उसके बाद जब पुनः इनके पास जब आती है तो उसे पारित करना ही पड़ता है। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने अपने वीडियो में पढ़ा प्रमुख विधेयक। आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ जरूर आएंगे। नमस्कार।